गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एकदम फ्रेश, उसका नाम है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। इससे जस्ट पहले आप लोगों ने प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स और जो दूसरे टॉपिक पढ़े थे, उसके बाद में ये सबसे फ्रेश टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। इसमें आपको क्या पढ़ना होगा कि इसमें एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है जाइगोट से, और सीड का फॉर्मेशन और फ्रूट का फॉर्मेशन पढ़ना है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म क्या होता है आपको पहले ही बताया जा चुका है। एंडोस्पर्म बेसिकली जो आपका एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो सैक में आपने देखा होगा कि जब मेगास्पोरेंजियम था, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम में जो कि फंक्शनल मेगास्पोर था वो एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होता है। एम्ब्रियो सैक के बाहर जो उसकी फिर कोटिंग वगैरह ये जो होते हैं, और उसके अंदर में जो एम्ब्रियो सैक में जब गैमीट्स जाते हैं, मेल गैमीट, तो जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है और उसके बाद एक मेल गैमीट जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास। ठीक है, तो सेंट्रल सेल फिर किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में। तो एंडोस्पर्म का बेसिकली क्या काम होता है, जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है ना, उसको रिजर्व फूड मटेरियल उनके पास स्टोर होता है ताकि वो उसे अच्छे से ग्रो कर सकें। बिकॉज जब अंदर एम्ब्रियो ग्रो हो रहा होगा ओव्यूल के अंदर में, जैसे आप सीड भी बोलेंगे आगे चल के, तो उस टाइम पे उसे फूड कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये एंडोस्पर्म ही प्रोवाइड करता है। ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रिप्लॉइड कैसे होता है ये भी बताया था। इसमें दो मेल गैमेट और दो मेल गैमेट में से एक पोलर न्यूक्लियाई दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट मिलकर फिर क्या बनाते हैं, ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो होता है वो एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हैविंग रिजर्व फूड मटेरियल फॉर एम्ब्रियो, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जब इसमें क्या होता है कि जब ये ग्रोथ हो रहा होता है, इसमें एंडोस्पर्म जब बनता है तो उसमें कई सारे रिपीटेटिव डिवीज़न होने शुरू होते हैं, माइटोटिक डिवीज़न। एक बड़ा न्यूक्लियस टूट के कई सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना शुरू हो जाता है। तो पूरा जो आपका ये जो आप देख रहे होगे ये एंडोस्पर्म में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं। जब बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो न्यूक्लियस होने के डिवाइड होने के साथ ही उसमें साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन भी बननी शुरू हो जाए, तो वो कुछ टाइम के बाद होता है। तो जब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि उसमें साइटोप्लाज्म एक्युमुलेट होना शुरू होता है और चारों तरफ से सेल वॉल उसे कवर करना शुरू करती है, तब उसे हम बोलते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म। ये इसका आपको एग्जांपल मिल जाएगा किस में देखने को, आप कोकोनट में मिल जाएगा। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो उसमें वाटरी जो होता है ना कोकोनट में सब्सटेंस, वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला जाता है उसमें। और जो कर्नेल होता है, जो वाइट पार्ट होता है, जैसे आपने ये नारियल देखा होगा तो इधर अंदर की तरफ ये वाइट पार्ट होता है और अंदर ये लिक्विड फिल्ड रहता है। तो वो जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो आपका ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये होता है, और ये जो है आपका ये सेलुलर एंडोस्पर्म में बदल जाता है। ये आपको देखने को मिलेगा उसमें, किसमें, कोकोनट में। ठीक है, अब बात आती है कि कुछ एंडोस्पर्म यूज्ड अप हो जाते हैं एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पर, और कुछ एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के टाइम पे नहीं होते, वो सीड जर्मिनेशन के टाइम पर यूज्ड अप होते हैं, यानी कि तब जाके ख़त्म होते हैं। तो एंडोस्पर्म में भी यूज्ड अप बाई एम्ब्रियो को जब ग्रो करवाना होता है, जैसे एम्ब्रियो कैसे बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो उस टाइम पे जब एम्ब्रियो ग्रो करना होता है तो एंडोस्पर्म आपको पता है कि रिजर्व फूड मटेरियल का काम करता है, तो ये उसके ग्रोथ में ये यूज़ हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। ये इसका एग्जांपल कौन से, पी, ग्राउंडनट और बीन्स। और कुछ में क्या होता है, जैसे इंटेक्ट इन सीड एंड यूज्ड अप ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। और कुछ में क्या होता है कि ये एंडोस्पर्म ख़त्म नहीं हो पाता, वो ऐसे का एज इट इज़ रहता है, लेकिन जब सीड जर्मिनेट कर रहा होता है ना, तो सीड जर्मिनेशन के टाइम पर भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है, तब वो जाके ख़त्म होता है। इसका एग्जांपल है आपका कैस्टर एंड कोकोनट में ये ऐसा केस हमें देखने को मिलता है। आपको ये एंडोस्पर्म समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ मैंने पुरानी चीज़ों को भी लेके समझाने की कोशिश करी थी और कुछ नई चीज़ें इसमें बताई हैं, जैसे कि एंडोस्पर्म यूज्ड अप हो जाता है कुछ में, और कुछ में सीड जर्मिनेशन के टाइम तक वो बना रहता है, सीड जर्मिनेशन के टाइम पर ही ख़त्म होता है। और
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है, ये रिजर्वोयर मटेरियल का काम करते हैं, ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ही अगली एक कड़ी आती है हमारी एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की इसलिए बोलेंगे क्योंकि एंडोस्पर्म तो आपका ये बाहर वाला पार्ट हो गया, न्यूसेलस वगैरह ये सब चीज़ें जो हो गई, ठीक है। लेकिन उसके अंदर में जब आपने देखा होगा जो एग एपरेटस होता है और उसमें एग सेल जो होता है, एग सेल में जब पोलर न्यूक्लियाई मिक्स हो जाता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो ही बनता है ना। तो हम एम्ब्रियो की बात करेंगे। तो एम्ब्रियो में अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनी भी बोलते हैं। ये टर्म है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एम्ब्रियोजेनी क्या होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जो अर्ली स्टेजेस होती हैं उसे हम एम्ब्रियोजेनी बोलते हैं। जो अर्ली स्टेज होती है ना एम्ब्रियोजेनी की, मोनोकॉट और डाइकॉट में दोनों में सेम होती है। ये बात हम खास करके ध्यान रखेंगे। पहले भी मैंने डाइकॉट का एम्ब्रियो का डायग्राम बनाया था और यहाँ भी बनाया है। यहाँ से थोड़ा और सिंपल है पहले के बजाय में, पहले सेलुलर था, यहाँ बस खाली आउटलाइन है इसकी। तो डाइकॉट एम्ब्रियो का आप यहाँ पर डायग्राम देखें, इसके थ्रू समझने की कोशिश करें कि जो एम्ब्रियो होता है दोनों में, डाइकॉट और मोनोकॉट में, उनका स्ट्रक्चर बाद में अलग हो जाता है, लेकिन अर्ली स्टेज उनकी सेम होती है। जैसे कि ये इसके 2 कोटिलेडन्स हैं, ये पूरे ये पैरेलल जो दिख रहे हैं आपको, ये 2 कोटिलेडन्स हैं इनके। फिर यहाँ पर ये वाला जो पूरा पोर्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सेस। ये नीचे की तरफ जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये क्या होता है, एपिकोटाइल होता है। फिर आप नीचे की तरफ चलेंगे थोड़ा मिडिल वाले पार्ट में तो वो होगा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल रीजन में ही क्या होता है, स्टेम वाला रीजन होता है जिसे हम बोलते हैं प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या काम करता है कि आगे चल के जब ये ग्रो करेगा एम्ब्रियो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेम में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेम में, और शूट एपेक्स यानी कि शूट में, तने में, स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये उसका एपेक्स है। फिर नीचे अगर हाइपोकोटाइल इससे नीचे वाले पार्ट में आप देखते हैं, सिलेंडर वाले पार्ट में, तो नीचे ये वाला रेडिकल जोन है। ये रेडिकल जोन का मतलब क्या होता है, ये आगे चल के रूट बनाते हैं। ये क्या बनाएंगे, रूट। और इसका जो कवर अप है, कवर कौन कर रहा है, इसको रूट कैप कर रहा है। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिल रहा है किसका, ये डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकोटिलेडनस प्लांट जो होते हैं ना उनके एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है ये। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। इसमें इतना ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। अब आते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो की तरफ। मोनोकॉट एम्ब्रियो में इसका आप स्ट्रक्चर देखें तो बहुत ही सिंपल है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद आप इसे जब ऐसे ड्रॉ कर लेंगे तो इसमें आपको देखने को ये मिलेगा कि इसमें एक ही सिंगल कोटिलेडन होता है जो कि ए एम्ब्रियोनल एक्सेस है पूरा, ये वाला जोन पूरा। तो इसमें जो साइड में जो आपको दिख रहा है लेटरल साइड में, ये स्कूटेलम जिसे बोला जाता है, ग्रास फैमिली में भी बोला जाता है इसको, कोटिलेडन्स मोनोकॉट में। फिर यहाँ पर इसमें भी वही सेम केस, ये ऊपर वाला रीजन एपिकोटाइल होगा, नीचे वाला हाइपोकोटाइल होगा। तो एपिकोटाइल वाले रीजन में जो आपको ये इस तरह से चीज़ें दिख रही हैं, ये क्या चीज़ है, कोलियोप्टाइल है। और नीचे की तरफ आपको ये दिख रहा है शूट एपेक्स है और ये लीफ प्राइमोर्डिया है। तो शूट एपेक्स लीफ प्राइमोर्डिया में क्या होता है कि जो शूट एपेक्स को कवर कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ये अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं ये, ठीक है। ये उसको कवर कर रहे होते हैं, कौन, कोलियोप्टाइल। अब नीचे की तरफ आप देखेंगे जब उसमें, तो नीचे ये रेडिकल होगा उसी की तरह से। किसकी तरह से, अभी हमने जो डाइकोट एम्ब्रियो देखा था, रेडिकल, और उसको कवर करते हैं रूट कैप। और फिर इनको कौन से टिश्यूज़ कवर कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं कोलियोराइजा। ये सब के सब किसके अंदर में आते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर में आते हैं। यानी कि एक एम्ब्रियो में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, कोटिलेडन मिलेगा देखने को, और दूसरा क्या चीज़ मिलता है आपको, एम्ब्रियोनल एक्सेस। एम्ब्रियोनल एक्सेस के बहुत सारे पार्ट हैं जो कि मैं इनको बता रहा हूँ, जैसे एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल में फिर क्या चीज़ें आती हैं, प्लूम्यूल आता है, हाइपोकोटाइल में क्या होता है, रेडिकल रूट कैप आते हैं। फिर इनको, ये मोनोकॉट में खास करके चीज़ है कि, और फिर रूट कैप को इनको कौन कवर करता है, कोलियोराइजा कवर करता है। ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए। फिर यहाँ पर साइड में आप देखेंगे एक तरह से एक अलग टाइप का, एक नॉच टाइप का है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट बोलते हैं। एपीब्लास्ट बेसिकली क्या है, ये एम्ब्रियो के बाहर की लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है। जब आप उसे एक्टोडर्म और मीजोडर्म में कन्वर्ट, मतलब वो जो डिफ्रेंशिएट होगा ना, उससे जस्ट पहले की ये लेयर होती है। बाद में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा वो, एक्टोडर्म, मीजोडर्म। एक्टोडर्म मतलब बाहर वाली लेयर, मीजोडर्म मिडिल लेयर, एंडोडर्म अंदर वाली लेयर, इस तरह से जो होते हैं ना। तो उससे डिफ्रेंशिएट होने से पहले, एक्टोडर्म और मीजोडर्म से डिफ्रेंशिएट होने से पहले जो बाहर की लेयर होगी एम्ब्रियो की, उसे हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक।
तो आपको मैंने दोनों तरह के एम्ब्रियो बताए थे, उनके स्ट्रक्चर कि डाइकॉट में क्या होता है, मोनोकॉट में क्या होता है। आप अगर ये डायग्राम अच्छे से समझ लेंगे तो आप इसके बारे में अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि डायग्राम समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और बायो में बिना डायग्राम के आप क्या ही सोच पाएंगे और क्या करेंगे उसमें। फिर आता है सीड कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने पढ़ा था एंडोस्पर्म, दूसरा फिर आपने पढ़ा एम्ब्रियो, और फिर पढ़ेंगे आप सीड। अब सीड किससे कन्वर्ट होता है, जो ओव्यूल होता है वही हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीड क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट होता है। ये सीड के पास कितनी चीज़ें होती हैं, आप देखें सीड कोट होता है, जैसे ये सीड है आपका, ये अंदर वाला सीड हुआ तो इसके बाहर की तरफ ये सीड कोट हो गया। सीड कोट होता है, कॉटिलिडन्स होते हैं। कॉटिलिडन्स जैसे अभी मैंने बताया, जैसे यहाँ पर ऊपर वाले डायग्राम में आपने देखा एक सिंगल कॉटिलिडन है, पीछे वाले में 2 कॉटिलिडन थे, तो कॉटिलिडन्स होते हैं। ये कॉटिलिडन क्यों बोलते हैं, ये एक तरह से फूड रिजर्व का काम करते हैं कि उसको जब ग्रोथ करवानी होगी तो वो उसको कहाँ से फूड आएगा, तो ये कॉटिलिडन्स ही प्रोवाइड करेंगे। जब आप सीड को खोल के देखेंगे, जैसे चने वाला भी देखेंगे आप इस तरह से, तो उसमें आप जब सीड खोल के देखते हैं तो सीड में जो है आपको ऊपर प्लूम्यूल और ये नीचे रेडिकल होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो ये क्या होते हैं, ये कॉटिलिडन्स होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, ये फूड रिजर्व का काम करते हैं। ठीक है, और फिर आता है एम्ब्रियोनल एक्सिस। तो ये चीज़ें तो होती हैं सीड में। अब उसके बाद उसे कवर अप करने के लिए क्या होता है, सीड कोट मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ये बताया, ये जो कि चीज़ इसमें होती है। अब आते हैं सीड। सीड भी 2 तरह से आप इसे बोल सकते हो, नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड क्या होगा, जिसमें कि एंडोस्पर्म नहीं बचा रहेगा, वो पूरा यूज्ड अप हो जाएगा एम्ब्रियो के ग्रोथ के टाइम पे, जैसे पहले बताया था मैंने अभी। तो पी और ग्राउंडनट इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरी तरह का सीड कैसा होगा, एल्ब्यूमिनस सीड, जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहता है कब तक, जब तक कि सीड जर्मिनेट नहीं कर जाता। ठीक है, सीड के जर्मिनेशन तक, यानी जब सीड जर्मिनेट होगा तो वो उसमें जब उसको ग्रोथ करवाना होगा तब जाके वो ख़त्म होता है, यानी कि उससे पहले नहीं ख़त्म होता। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में नहीं होता, वो सीड के डेवलपमेंट के टाइम पे ख़त्म होता है। इसके एग्जांपल हैं वीट, मेज़ और कैस्टर, ये इसके एग्जांपल हैं। फिर जो इसमें एक चीज़ और है इम्पोर्टेंट बताने के लिए, कि कुछ में क्या होता है, आपको ने देखा होगा, जैसे कि ओव्यूल में आपने देखा था कि एम्ब्रियो सैक जो है, एम्ब्रियो सैक के बाहर उसमें आपने देखा होगा कि न्यूसेलस होता है, न्यूसेलस होता है ना, तो न्यूसेलस कुछ में प्रेजेंट रहता है, कुछ सीड में, और जिसमें प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म बोलते हैं। जैसे ये किस में मिलेगा आपको, बीट में मिलेगा, ब्लैक पेपर में मिलता है, ब्लैक पेपर काली मिर्च होती है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे उसमें चेंजेस होते हैं। ये जो सीड कोट कहाँ से बनता है, सीड कोट जो आपने ऊपर पढ़ा ना अभी, सीड में सीड कोट होता है। सीड कोट कहाँ से बनता है, ये जो आपका ओव्यूल था, ओव्यूल में जो आउटर कोटिंग थी, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, वो सीड कोट बन जाते हैं बाद में। माइक्रोपाइल जो ओपनिंग होती है वो किस चीज़ के लिए होती है, जैसे आपका ये ओव्यूल था, ओव्यूल था, ये आपका अंदर से क्या चीज़ है, ये न्यूसेलस है, फिर एम्ब्रियो सैक है, तो यहाँ पर ये ओपनिंग थी ना, तो ये ओपनिंग क्या, माइक्रोपाइलर ओपनिंग थी, तो ये किस चीज़ के लिए थी, ये ऑक्सीजन के सप्लाई के लिए और वाटर सप्लाई के लिए थी, ताकि जब सीड ग्रो करेगा तो उसके लिए फिर चाहिए होगा ना, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होगा और वाटर चाहिए होगा, तो उनके ग्रोथ के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, माइक्रोपाइल में ऑक्सीजन एंड वाटर की सप्लाई के लिए ये ओपनिंग होती है। नहीं तो आप ये देखें अगर पूरा लॉकड अप हो जाएगा तो इनके पास अंदर ऑक्सीजन और वाटर कैसे सप्लाई होगा। फिर आता है कि जब एम्ब्रियो यानी कि जब सीड मैच्योर हो रहा होता है, स्टार्टिंग में तो अर्ली स्टेज में होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो मैच्योरिटी स्टेज में आता है तो वो सीड डॉर्मेंसी कंडीशन में थोड़ा ड्राई अप हो जाता है, उसमें जो वाटर का कंटेंट होता है 10 से 15% ही रह जाता है, थोड़ा ड्राई अप हो जाता है और इनएक्टिव कंडीशन में चला जाता है। बिकॉज अगर वो ड्राई अप नहीं होगा तो वो इंस्टेंट वो जर्मिनेट करेगा, और इंस्टेंट जर्मिनेट करने के लिए अगर मान लीजिए उसके पास पूरी तरह से फैसिलिटीज़ नहीं होंगी तो वो कैसे ग्रो करेगा अच्छे से प्रॉपर। तो उसको अच्छे से प्रॉपर ग्रो करवाने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, तो इसीलिए सीड में इतना एडाप्टेशन प्रोसेस होता है कि वो अपने आप को इनएक्टिव कंडीशन में ले जाते हैं और फिर से फेवरेबल कंडीशन मिलने पर वो फिर से ग्रो करेंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे। लेकिन सीड डॉर्मेंसी आपको समझाना, तो सीड डॉर्मेंसी बेसिकली क्या होता है, ये इनएक्टिव स्टेज होती है।
ड्यूरिंग द मैच्योरेशन ऑफ द सीड। ठीक है। अब आता है कि फ्रूट कैसे बनते हैं। ये जो आपकी ओवरी होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वही फ्रूट बनाने का काम करती है। अभी तक आपने अंदर पढ़ा था एंडोस्पर्म पढ़ा, एंडोस्पर्म के भी अंदर आप अंदर घुस के उसमें आपने क्या पढ़ा, आपने जाइगोट पढ़ा, जाइगोट से फिर एम्ब्रियो पढ़ा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ा, मोनोकॉट एम्ब्रियो, डाइकोट एम्ब्रियो। लेकिन अभी क्या पढ़ेंगे आप, फ्रूट पढ़ेंगे। फ्रूट क्या होता है, फ्रूट बेसिकली ओवरी से बनते हैं। ठीक है। तो फ्रूट भी दो तरह के होते हैं, ट्रू फ्रूट, ट्रू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू कैसे होंगे, जो कि डायरेक्ट ओवरी से बनते हैं। डायरेक्ट ओवरी से जैसे आपके मैंगो वैंगो ये जैसे भी फ्लैशी फ्रूट बनते हैं। ये फ्रूट में भी बताना था, जैसे कुछ हार्ड हो जाते हैं और कुछ फ्लैशी हो जाते हैं। हार्ड जैसे आपके ग्राउंड नट वगैरह हो गई, हार्ड फ्रूट हो गए, और फ्लैशी जैसे आपके मैंगो गुआवा वगैरह ये सब, ये फ्लैशी फ्रूट में आते हैं। तो ट्रू फ्रूट कौन से होते हैं, जो डायरेक्ट ओवरी से बनते हैं। और फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जो ओवरी के को छोड़ के किसी उसके अदर पार्ट से बनते हैं। जैसे आपके थैलेमस से एप्पल बनता है, तो वो फॉल्स फ्रूट के अंदर में आता है। उसका एग्जांपल क्या है, एप्पल। किसका, फॉल्स फ्रूट का। स्ट्रॉबेरी भी इसमें फॉल्स फ्रूट में एग्जांपल में आती है। अब आते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। सॉरी, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स उस तरह के फ्रूट होते हैं जिनमें कि आपने जनरली देखा होगा कि ये जो सारी प्रोसेस जब हो रही हैं, ये कब हो रही हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बाद की चीज़ें हैं। आप देख रहे हो सीड का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे, क्योंकि जाइगोट बना, और जाइगोट के बाद क्या होता है, इस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ प्लांट्स में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही फ्रूट जर्मिनेट कर जाता है, यानी कि फ्रूट प्रोड्यूस होता है। उसे आप क्या बोलते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, दैट इज़ नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। ये बेसिकली कैसे होंगे, सीडलेस होते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है, बनाना होता है। इसमें जो फीमेल एग सेल है उससे ही नए नए क्या कहते हैं, फ्रूट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। और इसको आप कैसे डेवलप करवा सकते हो, आप उसमें जब हार्मोन्स डालोगे, जैसे हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स आप यूज़ करोगे प्लांट वाले, तो वो उसमें ग्रो कर जाएंगे बिना उसके। जैसे आप एनिमल के केस में आप पढ़ोगे पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस का भी यही सेम केस था, मैंने पहले बताया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में। लेकिन यहाँ पर हम पार्थिनोकार्पिक वर्ड यूज़ कर रहे हैं। पार्थिनोकार्पिक का मतलब क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स का फॉर्मेशन होना। अभी तक आपने इतना पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। अब आप ये देखिए कि सीड के बनने का क्या मतलब है, क्या फ़ायदा है उसका। एडवांटेजेस फ्रॉम सीड फॉर्मेशन। ठीक है, सीड फॉर्मेशन के टाइम, सीड फॉर्मेशन से क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहली बात क्या होती है कि जो अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लांट थे, अर्ली प्लांट्स में, उसमें आपको ये देखने को मिल रहा था कि वाटर की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन सीड फॉर्मेशन जैसे जैसे ये इवॉल्व्ड कंडीशन है प्लांट की, आप ये सोच के चलें, उससे क्या होता है कि इनकी जो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, उसमें पानी से इनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंसी ऑफ वाटर फ्रॉम पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। हाँ, इनके जो सीड फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे वाटर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपका ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उस टाइम पे वो आपको वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, और सीड जर्मिनेशन के टाइम पर भी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले इनका वो इतना ज़्यादा मेन वैल्यू नहीं रहती। जैसे मान लीजिए किसी का एयर पॉलिनेशन हो रहा है, उसमें क्या वाटर की ज़रूरत है। फर्टिलाइजेशन हो रहा है, उसमें पोलन ट्यूब आया, पोलन ग्रेन आया उसके पास, स्टिग्मा के पास, वहाँ से पोलन ट्यूब रिलीज़ हुआ। रिलीज़ होने के बाद वो कीमोट्रोपिज्म होता है। आपको 10th क्लास में बताया भी क्या होगा। कीमोट्रोपिज्म क्या होता है कि वहाँ से स्टिग्मा से कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं जो कि पोलन ग्रेन्स को इंड्यूस करते हैं अपने ग्रोथ करने के लिए। फिर वहाँ से पोलन ट्यूब रिलीज़ होता है ये। तो उसमें ये बताइए वाटर की क्या रिक्वायरमेंट है। वाटर की रिक्वायरमेंट तो है नहीं कोई। क्लियर हो गया। तो वाटर से डिपेंडेंसी कम होती है। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अभी आप कोई भी एक वैरायटी का आम ले रहे हैं और यहाँ से जाके 10,000 किलोमीटर दूर ले जाके उसको खा रहे हैं। अगर एनवायरमेंटल कंडीशन वगैरह सब सही रही तो उसका डिस्पर्जल हुआ नहीं हुआ। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के साथ में या जाने अनजाने में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो फ्रूट्स या जो भी है उनके साथ में सीड चिपक जाते हैं उनकी बॉडी से या जैसे भी, तो उनका डिस्पर्सल बहुत दूर दूर तक हो जाता है। और लेकिन आपको मैंने एल्गी और इनके बारे में बताया था जो लोअर प्लांट्स है, कि वो जिस एरिया में वो हैं, अब उनमें पॉलिनेशन प्रोसेस नहीं है तो वो उस एरिया में ही बने रह जाएंगे। क्लियर हो गया। तो इसीलिए अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड।
ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सीड के फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। आप मान लीजिए कोई एक बढ़िया वैरायटी का अगर सीड है हाई क्वालिटी का, तो अगर आप उसे एक जगह से दूसरी जगह आप उसे अगर ले जा रहे हैं और फिर आप उसे मनचाही जगह आप ग्रो करवाएंगे, तो वहाँ पर भी तो उसका डिस्पर्जल ही हुआ ना। ठीक है, अब आता है थर्ड पॉइंट, नरिशमेंट टू यंग सीडलिंग बिफोर फोटोसिंथेसिस। आपका सीड क्या होता है? सीड एक सीडलिंग ही है। ठीक है, इसमें जो आप ये देख रहे होंगे कि उसको फोटोसिंथेसिस तो उसमें होता नहीं है, लेकिन जो आपके कॉटिलिडन्स होते हैं किसी किसी में आपने देखे होंगे ग्रीन भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो जब तक कि सीड जर्मिनेट नहीं कर जाता और उस लायक नहीं बन जाता कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड खुद से बना सके, तब तक उसके पास वो न्यूट्रिएंट ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, जिससे ताकि वो सर्वाइव कर सके। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो नरिशमेंट टू यंग सीडलिंग बिफोर फोटोसिंथेसिस, पहले उसके पास एंडोस्पर्म होता है, फिर उसके बाद क्या होते हैं? कॉटिलिडन होते हैं। तो मतलब नेचर ने उसको इतना अडेप्टिव प्रोसेस दे रखा है कि वो अपने हिसाब से उस टाइम तक रह सकता है, और अगर ग्रो नहीं करवाना है तो वो फिर इनएक्टिव कंडीशन में चला जाता है, जिसे आप सीड डोरमेंसी बोलते हैं। ठीक है, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो फिर ग्रो कर जाएगा। यहाँ तक समझाया? अब आता है सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। अब मान लीजिए अंदर जो है आपका एम्ब्रियो है और कॉटिलिडन्स है, अगर ऊपर की तरफ सीड कोट नहीं होगा, आप ये सोचिए ना कि वो जो एम्ब्रियोनल एक्सेस है उसको भी कवर करके रखता है कौन? कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स उसको कवर करके रखते हैं ना, जैसे मैंने अभी चने का डायग्राम बनाया था इस तरह से, ये इस तरह से रहते हैं ना एक तरह से पूरा। फिर उसके बाद अंदर वो किसके अंदर रहते हैं? वो सीड कोट के अंदर रहते हैं। तो सीड कोट क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए जनरली वो ड्राई अप होने से बचाएगा, क्योंकि वो ड्राई होते होते तो 10-15% पे तो वाटर कंटेंट ले आता है, और कितना ड्राई होगा, तो इसीलिए, और वो सूखे से बचाता है, ड्राई अप कंडीशन से बचाता है। दूसरा क्या होता है? अनफेवरेबल, जैसे कि पानी वानी हुए, मतलब थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं। अब ज़्यादा आप उसे आप पानी में सोक करने के लिए डाल दोगे तो वो तो फूल ही जाएंगे, इमिबिशन प्रोसेस आपने जो पढ़ा होगा। और दूसरे जो कंडीशन होते हैं जैसे कि कोई और इन्फेक्शन वगैरह, उनसे बचाने के लिए, तो ये किससे प्रोटेक्शन देता है? ये सीड कोट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे यंग एम्ब्रियो को। और फिर फिफ्थ वन चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, अब डिफरेंट टाइप की जो कॉम्बिनेशन आपने देखा था अभी, इमेस्कुलेशन और बैगिंग वगैरह जो आपने देखे हैं, उससे आप क्या कर रहे हो? आप अपने हिसाब से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी कर सकते हो और एक हायर क्वालिटी के प्लांट्स और क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये वेरिएशन भी प्रोवाइड करते हैं, नहीं करते हैं? इसीलिए जैसा आप चाहें, मन चाहे, डिज़ायर्ड आप कॉम्बिनेशन दे के आप उनसे नए प्लांट्स ग्रो करवा सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से हुआ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी किसकी? सीड का ये बेनिफिट है। और सीड कब होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है ये फाइनल। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी सीड बनेगा ना। यहाँ तक समझ में आ गया? अब इसके बाद जो लास्ट बचता है कि वाइबिलिटी ऑफ सीड वेरीज। इस लाइन का मतलब क्या होता है? मैं एक लाइन में इसको समराइज़ कर देता हूँ कि सीड की वाइबिलिटी भी बहुत अलग अलग होती है। कुछ सीड क्या होते हैं, वाइबिलिटी का मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है, कि उनमें लिविंग नेचर, यानी कि वो कितने टाइम तक वो अलाइव रह सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी की वाइबिलिटी है बस खाली 2 मिनट की, तो 2 मिनट तक ही ज़िंदा रह पाएगा। अगर आप उसे 2 मिनट तक उसे आप ग्रो करवा सकते हैं तो करवा दीजिए, अदरवाइज़ वो नहीं ग्रो करेगा, वो डेड हो जाएगा। ऐसे कुछ सीड में क्या होता है, वाइबिलिटी 1 महीने होती है, 10 दिन, 15 दिन, मतलब 1 महीने तक होती है, और कुछ में सालों साल होती है, हज़ारों साल तक भी होती है। जैसे ल्यूपिन है, ल्यूपिन का 10,000 साल, वो सबसे पुराना वो सीड था, 10,000 साल बाद उसने फिर फ्लावरिंग करी थी। ठीक है, तो वाइबिलिटी ऑफ सीड वेरीज का मतलब यही होता है कि उनमें जो लिविंग नेचर है वो कितने टाइम तक, कितने टाइम बाद भी वो अपने आप को जर्मिनेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप